मुख्यमंत्री निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग योजना के अंतर्गत केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। लेक्चर 3 को रिवाइज करने का मतलब यह है कि हमने पिछले टर्न पे बताया था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मैंने बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करें उनको हम कहेंगे कि जो मास पर निर्भर ना करें वो इंटेंसिव होती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास पर निर्भर करती हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दो चीज़ें कल मैंने बताया था, एक तो मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टी INTENSIV इंटेंसिव, और दूसरे नंबर पे एक्सटेंसिव EXTENSIV। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट INDE इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो मास डिपेंडेंट होती हैं DEPENDENT। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है। मैंने आपको कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी की को तमाम ऐसी क्वांटिटी हैं जैसे जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो क्या है? डेंसिटी। वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि विच इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो बॉइलिंग पॉइंट दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे विच इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट FREEZING फ्रीजिंग पॉइंट, और थर्ड नंबर पे डेंसिटी DENSITY, और चौथे नंबर पे वॉल्यूम VOLUME। तो बताइए भाई कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? यहाँ पर आप लिख लीजिए चौथे नंबर पे एंट्रोपी। डेंसिटी के बाद लिख लीजिए एंट्रोपी, एंट्रोपी ENTROPY एंट्रोपी, एंट्रोपी। आप वॉल्यूम भी ले सकते थे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी और एंट्रोपी। तो यहाँ पर एंट्रोपी देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या, अगर हमने एक गिलास पानी लिया है, अगर उसका हम बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करें, अगर 100 डिग्री आ रहा है तो क्या हम आधा गिलास पानी कर देंगे तो वो 50 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका? क्या वो 50 डिग्री पर उबलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, आप उसका अमाउंट कितना भी लें, देर लग सकता है, लेकिन वो जिस टेम्परेचर पर उबलना है, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसी टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इंटेंसिव। फ्रीजिंग पॉइंट ये भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस एंट्रोपी क्या है? ये एक्सटेंसिव है। क्यों? क्यों? क्योंकि एंट्रोपी मास पर डिपेंड करती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मास। ये मास डिपेंडेंट है। MEDEPENDENT ये मास डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक्सटेंसिव है। सेकेंड नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे विच इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट विच इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंटेंसिव है? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंटेंसिव है? INTENSIV। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर निर्भर ना करे, जो मास पर निर्भर ना करे। तो विच इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी INTENSIV इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इंटेंसिव है? पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर, टेम्परेचर विच इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे विस्कोसिटी VISCOSITY विच इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, विस्कोसिटी। थर्ड नंबर पे डेंसिटी DENSITY। फोर्थ नंबर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स REFRACTIV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और नेक्स्ट नंबर पे ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए भाई,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटेंसिव का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर ना करे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर निर्भर ना करे। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए, मैंने आपको समझाया था कि अगर एक गिलास पानी है उसका टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर मैंने गिलास को आधा कर दिया, आधा पानी कर दिया, तो क्या है वो 12.5 12.5 उसका हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जितना टेम्परेचर एक गिलास पानी का है उतना ही टेम्परेचर आधा गिलास पानी का होगा। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है मास पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। विस्कोसिटी हर लिक्विड की फिक्स होती है, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी मैंने आपको बताया था गोल्ड का एग्जांपल लेके, वो भी फिक्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर जितने भी मटेरियल हैं उनका फिक्स होता है, वो मास पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब कि जो ये ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन, यही सही है कि सारे जितनी भी क्वांटिटी दी गई हैं सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं? सारी क्वांटिटीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि नो हीट, यदि, एक क्वेश्चन और नोट करिए कि व्हेन नो हीट इज अलाउड, व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। देखिए, व्हेन नो हीट इज अलाउड, when no heat is allowed, when no heat, लिखिए, when no heat is allowed, when no heat is allowed to leave or enter the system, then it is known as, चार ऑप्शन, then it is known as, पहले नंबर पे आइसोथर्मल, पहले नंबर पे आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड नंबर पे, बी नंबर पे रिवर्सिबल, प्रोसेस, REVERSIBLE। फिर सी नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस, और डी नंबर पे इरिवर्सिबल प्रोसेस, IRREVERSIBLE, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम है, ये सिस्टम ना तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी Q की वैल्यू 0 हो, तो हम कहेंगे कि यह जो सिस्टम है वो एडियाबेटिक सिस्टम है और यह प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर, व्हेन नो हीट इज अलाउड, कोई भी हीट सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं करती है, ना तो सिस्टम को छोड़ती है, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और मैंने बताया था कि कोई भी एडियाबेटिक सिस्टम अगर आपको अचीव करना है, आपको बनाना है, तो आप उस सिस्टम की बाउंड्री को इंसुलेट कर दीजिए। बहुत अच्छे इंसुलेटर हैं, उनसे आप इंसुलेट कर दीजिए, जिससे कि कोई भी हीट, कितनी भी अमाउंट की हीट ना तो सिस्टम के अंदर एंट्री करे और ना तो सिस्टम को छोड़ के जाए। मतलब देयर इज नो हीट विच कैन इंटर और लीव द सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट। ये तो क्वेश्चन था, चूँकि पिछले टर्म पर हमने जो भी संदर्भ पढ़ाया था, जो कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप पहचान लेंगे। अब हेडिंग डालिए स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। हेडिंग डालिए स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। हेडिंग डालिए स्टेट फंक्शन, STATE, स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। स्टेट फंक्शन FUN फंक्शन, स्टेट फंक्शन
या इसी को स्टेट फंक्शन आर पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन आर पॉइंट फंक्शन। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसे फंक्शन जो कि स्टेट पर डिपेंड करें, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें, वो पाथ पर डिपेंड ना करें, तो आप लिख सकते हैं कि विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब कि अगर कोई सिस्टम हमने माना कि ये कोई सिस्टम है, सिस्टम का स्टेट 1 है, ओके, ये स्टेट 2 है, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया या सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, तो हम फाइनल इनिशियल स्टेट इसकी ये है, फाइनल स्टेट ये है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें वो इस पर डिपेंड ना करें कि ये कहाँ यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, पाथ पर डिपेंड ना करें। ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ पर डिपेंड ना करें उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन या स्टेट प्रॉपर्टीज। तो विच ऐसी प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, स्टेट फंक्शन का मतलब कि जो किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं कि विच ऐसे फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल and which depends upon the initial and final state of the system but does not depend depend upon the path, जो पाथ पर but does not depend upon the path, वो उस पाथ पर निर्भर नहीं करते जिस पाथ से चेंज को लाया गया है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसका मतलब आर करके लिखिए कि स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर लिख लीजिए आर करके पाथ इंडिपेंडेंट, आर करके लिखिए पाथ इंडिपेंडेंट, और पाथ इंडिपेंडेंट अगर कह दिया गया तो ये फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन होगा, या इसी को हम क्या कहेंगे? पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन हम लोग कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इसके एग्जाम्पल लिखिए, इसके एग्जाम्पल प्रेशर, फिर टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, एंट्रोपी, एनर्जी, एनर्जी एसेट्रा। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन, एंट्रोपी, एनर्जी एसेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब दूसरी बात है, स्टेट फंक्शन के बाद मन में आता है कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो पाथ फंक्शन हैं। तो अब हेडिंग डाल दीजिए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करे। अगर आपने पाथ चेंज किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर आपने पाथ बदला तो वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी। तो हेडिंग डाल दीजिए पाथ फंक्शन। हेडिंग डाल दीजिए पाथ फंक्शन, PATH, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होता है? दोज फंक्शंस विच डिपेंड अपॉन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, DEPENDS, डिपेंड्स अपॉन द पाथ,
जो पाथ पर निर्भर करें उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे पाथ फंक्शन, विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। पहले नंबर पे वर्क, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड नंबर पे हीट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जो पाथ पर निर्भर करें उनको हम पाथ फंक्शन, और जो पाथ पर निर्भर ना करे उसको हम पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों को याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी बचे उसको आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं। ये कई बार आया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, वेरी एग्जाम्पल नीट के लिए, वेरी एग्जाम्पल जेई के लिए, वेरी एग्जाम्पल APGT के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी ये पूछा गया कई बार। तो सारे बच्चे जो इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को कंसंट्रेट कर लें। वर्क और हीट, W और Q, ये दोनों प्रॉपर्टीज़, वर्क और Q, W और Q, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर निर्भर करती हैं। पाथ पर निर्भर करने का मतलब ये कि अगर यहाँ कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर हम इस पाथ से होते हुए ऐसे 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 आए और यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन W1 है, और अगर हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पाथ चेंज कर दिए तो यहाँ से यहाँ आना में वर्क डन क्या है, W2 है। तो W1 W2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इनकी वैल्यू कुछ और होगी, इनकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन है, मतलब दोनों ही पाथ पर निर्भर करते हैं। तो अब हमारे पास पाथ फंक्शन की डिफिनीशन हो गई, हमारे पास पॉइंट फंक्शन की डिफिनीशन हो गई। अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट ऑफ हीट। चूँकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमको ये कंफर्म होना चाहिए अर्ग क्या है, जूल क्या है, कैलोरी क्या है, इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। बच्चे को यही नहीं पता होगा तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे वो दिमाग लगाएगा। यूनिट ऑफ हीट एंड दियर इंटर कन्वर्जन्स। हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट एंड यूनिट ऑफ हीट एंड दियर इंटर कन्वर्जन्स, यूनिट ऑफ हीट एंड दियर इंटर कन्वर्जन, CONVERSIONS, इंटर कन्वर्जन्स, यूनिट ऑफ हीट एंड देयर इंटर कन्वर्जन। हीट की कौन कौन सी यूनिट हैं आपको पता होगा कि हीट की यूनिट कैलोरी होती है, हीट की यूनिट जूल होती है, हीट की यूनिट अर्ग होती है। तो पहले नंबर पे हीट की यूनिट, पहली यूनिट बताइए भाई, हीट की यूनिट आप लोग पढ़े होंगे ना, तो हीट की यूनिट पहले नंबर पे, हीट की यूनिट पहले नंबर पे कैलोरी, दूसरे नंबर पे जूल, CALORIE कैलोरी, सेकेंड नंबर पे जूल, थर्ड नंबर पे अर्ग। ये तीन ऐसी यूनिट हैं जो हीट की हैं, कैलोरी भी है, जूल भी है और अर्ग भी है। तीन यूनिट आप याद रखिएगा, इसके अलावा जो भी यूनिट आपको मिलते जाएंगे आप ऐड करते जाइएगा। लेकिन बेसिक जो यूनिट है हीट की वो कैलोरी, जूल और अर्ग हैं। इनका इंटर कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मेरे सामने से एक आध दो कंपटीशन जब हम देते थे तो उस समय, और अब भी कई बार मैंने पेपर में देखा है, क्वेश्चन पेपर में, कि कन्वर्जन पूछा गया है। तो आप इंटर कन्वर्जन्स में इंटर कन्वर्जन नंबर 1 हम नोट करके लिखेंगे, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 1, नोट 2 और नोट 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे नोट 1, नोट 1, नोट 1 में क्या होगा, नोट 1 में भाई देखिए आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग पढ़े होंगे ना। इन बातों को लिखते चलिए, इन बातों को लिखते चलिए। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। नोट 1 में, नोट 2 में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग।
सेकेंड नंबर पे एक कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। नोट 3 तो ये बताइए 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू, अगर हम करें 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी, तो ये बताइए 1 जूल, यहाँ पे जूल है ना, और जूल की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 कैलोरी CALORIE 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, अच्छा 1 जूल है ना, ये जूल की जगह पर आप क्या रख सकते हैं 10 की पावर, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए 10 की पावर 7 अर्ग। अब नोट 4 में क्या है कि देखिए यहाँ पर कैलोरी है और यहाँ पर 4.2 जूल है। अगर हमको जूल बराबर कैलोरी के टर्म में निकालना है, मतलब कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल JOULE यहाँ निकालना है, तो कैलोरी को डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो 1 अपान 4.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.2390 कैलोरी। इसको हम इरेज कर दें चूँकि ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरीके से 0.2390 कैलोरी। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू जूल के स्थान पर हमने 10 की पावर 7 अर्ग रख दिया, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं, और 1 जूल यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपान 4.2 इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरी। नोट 5 में क्या लिखना है, नोट 5 में ये लिखना है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर 1 2 3 4, और नोट 5 में लिखना है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 0.3 जूल, 101.3 जूल, और इसी को लिखा जा सकता है 24.206 कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर और जूल में क्या संबंध होता है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल इज इक्वल टू 24.206 कैलोरी। अब हेडिंग डालिए इसी में नोट 5, और ये लास्ट है नोट 6। 1 न्यूट्रिएंट लिखे, 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी और 1 कैलोरी इज नथिंग। 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी 1 NUTRIENT 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी आर 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी आर कैलोरी CALORI कैलोरी इज एक्चुअली 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी। देखिए केवल कंफ्यूज करने के लिए 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी कहा गया है या कैलोरी कहा जाए, तो एक्चुअल में वो 1 किलो कैलोरी माना जाता है। तो हमारे पास पहला जो नोट है वो ये है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 4.2 जूल, फिर 1 कैलोरी इज इक्वल टू अगर जूल के स्थान पर हम अर्ग रखें तो 4.2 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। लेकिन अगर यहाँ से हम जूल की वैल्यू निकालना चाहें, जूल इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा 4.2, 1 के नीचे 4.2, और इसकी वैल्यू आएगी 0.2390 कैलोरी, 0.2390 कैलोरी। ओके, फिर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल इज इक्वल टू 24.206 कैलोरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कन्वर्जन में बहुत यूज किया जाता है। और 1 न्यूट्रिएंट कैलोरी आर कैलोरी इज एक्चुअली 1 किलो कैलोरी।
1 न्यूट्रिएंट कैलोरी और कैलोरी इज एक्चुअली 1 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास इस तरीके से 5 नोट्स हैं, फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट, 5 नोट और 6 नोट। और अब हेडिंग डाल दीजिए इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंटरनल एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे कि एवरी सब्सटेंस, दुनिया में कोई भी पदार्थ है तो उसकी अपनी एक एनर्जी होगी। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, सबकी अपनी एक निश्चित एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को जो कि डिफरेंट होती है हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब कि जितने प्रकार की एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी इस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनल एनर्जी सम होता है जितने भी प्रकार की एनर्जीज हम लोग जानते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर, सारी एनर्जीज, वाइब्रेशनल, सारी एनर्जीज का सम इंटरनल एनर्जी होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर दुनिया का हर सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वह एक निश्चित एनर्जी से अटैच रहता है, उसकी एक निश्चित एनर्जी रहती है और उसी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज होती हैं सबका जो सम होता है दैट इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। तो लिखिए, हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी, हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी, INTERNAL, इंटरनल एनर्जी, ENERGY। इंटरनल एनर्जी को कुछ किताब वालों ने ई से लिखा है, कुछ किताब वालों ने इसको यू से लिखा है, तो आप दोनों लिख लीजिए। और कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई कि एवरी सब्सटेंस, मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है तो एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इसमें निहित रहती है, जो इसमें इन्वॉल्व रहती है, कंज्यूम रहती है, उसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एवरी सब्सटेंस, EVERY, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड with every substance is associated with a definite amount of energy, definite amount of energy, definite amount of energy which is known as internal energy, which is known as internal energy, which is known as internal energy। तो इसका मतलब दुनिया में प्रत्येक पदार्थ एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी को अटेन किए रहता है, उसी निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी कोई भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस एज वेल एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर हम इसके इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इस सब्सटेंस का जो इंटरनल एनर्जी है वो इसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज वेल एज इट्स केमिकल नेचर। तो लिखिए इंटरनल एनर्जी इंटरनल INTERNAL, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर, डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर, डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर
यहाँ पर भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेचर, एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो तो एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी से बाउंड रहता है। उसी निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी उसके केमिकल नेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर निर्भर करता है। तो जितनी टाइप की एनर्जीज आप जानते हैं, इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। तो आप लिखें ERU इज इक्वल टू सारी एनर्जीज का सम, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी जितनी भी प्रकार की, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जीज आप जानते हैं डैश 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 कर दीजिए और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, यही इंटरनल एनर्जी है। दिस इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट इसी में भाई मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शन दो टाइप के, एक तो स्टेट फंक्शन, दूसरे नंबर पे पाथ फंक्शन। तो कल मैंने बताया था कि W पाथ फंक्शन होता है। कल मैंने बताया था कि W क्या होता है भाई, पाथ फंक्शन बताया था ना कल। लेकिन मैंने ये कहा था कि ए ऑलवेज संभव नहीं है। अगर कोई भी प्रोसेस आइडियाबेटिकली कराया जाए, अगर कोई भी प्रोसेस आइडियाबेटिकली कराया जाए, क्या कराया जाए, आइडियाबेटिकली और एट कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाए, तो यही W डेल्टा U के बराबर हो जाता है। तो डेल्टा U के बराबर होने का मतलब कि ये स्टेट फंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये भी स्टेट फंक्शन हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या W ऑलवेज पाथ है, तो आप कह दीजिए पाथ फंक्शन तो है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस आइडियाबेटिकली कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाए तो W स्टेट फंक्शन की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि यह W डेल्टा U के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखना है कि ये देखिए इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से लिखना है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, INTERNAL। इंटरनल एनर्जी ये क्या है भाई, इंटरनल एनर्जी है स्टेट फंक्शन, STATE स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। याद रखिएगा, विद्यार्थी गण से अनुरोध है कि इसको जरूर याद रखें, ये आना ही आना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज करता है लड़का। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, लेकिन एक बात ये बताइए, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास। अगर ये मास पर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन मास, ये मास पर निर्भर करता है इंटरनल, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी क्या लिखा जाए भाई, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? तो यहाँ पे लिखिए इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, लेकिन मैं लिखने का प्रयास करता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस, INTERNAL, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस
इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो देखिए भाई, एक बार पुनः हम लोग फिर से इंटरनल एनर्जी की सारी कहानी है, इससे ऊपर कहीं किसी कंपटीशन में आपसे नहीं पूछेगा। जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं इन्हीं पॉइंट को बिल्कुल याद कर लीजिए। पहले नंबर पर इंटरनल एनर्जी किसी भी मैटर या सब्सटेंस से एसोसिएटेड डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि उसमें निहित रहती है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी उसके केमिकल नेचर पर निर्भर करता है, इसके अलावा वह टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर भी निर्भर करता है। मैंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि इंटरनल एनर्जी ERU, वो जितनी भी एनर्जीज आप जानते हैं सारी एनर्जीज का सम होता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सारी एनर्जीज का जो सम है दैट सम इज नोन एज द ERU। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? तो आपने बड़े स्नेह से कहा, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि सर ये स्टेट फंक्शन है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको बॉक्स बना के रखिएगा। फिर मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मास पर निर्भर करता है इसलिए एक्सटेंसिव है। और मैंने लास्ट पॉइंट लिखा कि जो भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस का मतलब कि ऐसी गैसेस जो बाल्स और चायल के नियमों का पालन करें उनको हम आइडियल गैस कहते हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन लागू होता है PV = nRT। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है जो आइडियल गैस के लिए वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में खूब अच्छे ढंग से पढ़ा। और अगर अब हमसे कोई पूछे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन, तो क्या जवाब होगा? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है कि एक्सटेंसिव? इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए किस पर डिपेंड करेगा? उसके वॉल्यूम पर, उसके प्रेशर पर? नहीं सर, इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो इंटरनल एनर्जी किसका किसका सम है? जितनी भी प्रकार की एनर्जीज हम जानते हैं सबको सम कर दें तो उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, उसको हम EIU से मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इंटरनल एनर्जी में दो बातें प्रमुख हैं कि स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव, स्टेट और एक्सटेंसिव, यही दो बात याद रखनी है। कौन सी दो बात याद रखनी है? स्टेट और एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी स्टेट और एक्सटेंसिव, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को और आप बताइएगा कि कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन पाथ फंक्शन है। तो नोट करके लिखिए क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन लिखिए, which one is not a state function? Which one is not a state function? कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? इंटरनल एनर्जी सेकेंड नंबर पे, इंटरनल एनर्जी के बाद वॉल्यूम। विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन? कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? तीसरे नंबर पे टेम्परेचर और चौथे नंबर पे हीट। तो बताइए भाई इंटरनल एनर्जी क्या है? अभी आपने पढ़ा स्टेट, वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा? स्टेट। टेम्परेचर आपने क्या पढ़ा? स्टेट। लेकिन हीट क्या है? हीट एंड W, ये दोनों क्या थे? ये दोनों पाथ फंक्शन थे। कौन से फंक्शन थे? पाथ फंक्शन। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर
4 करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन फिर लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय ए सिस्टम, क्वेश्चन लिखिए, द वर्क डन बाय ए सिस्टम इन एन एक्सपेंशन, क्वेश्चन लिखिए, द वर्क डन, क्वेश्चन द वर्क डन by a system, the work done by a system in the process of expansion, in the process of expansion, in the process of expansion against a constant external pressure is, against a constant external pressure, against a constant external pressure is, 4 ऑप्शन, पहले नंबर पे डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, सेकेंड नंबर पे माइनस पी इंटू डेल्टा वी, थर्ड नंबर पे डेल्टा पी इंटू वी, और चौथे नंबर पे डेल्टा पी अपान डेल्टा वी, और पांचवें नंबर पे डेल्टा वी अपान डेल्टा पी। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन में से देख के बताना है कि अगर एक एक्सपेंशन का केस है, मतलब कि कोई भी सिस्टम है वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करने का मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि सिस्टम एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ट्रू है, कौन सा ऑप्शन 4 ऑप्शन में से सही है, इस बात को हम लोगों को देखना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोगों को याद भी होगा कि अगर कोई भी सिस्टम है, मैंने आपको कल बताया था ना कि कोई भी सिस्टम है अगर वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड किया तो इसका मतलब उसने क्या किया, वर्क किया। ये सिस्टम था, ये वही सिस्टम है, एक्सपेंड कर गया, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि W की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो W की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और W की वैल्यू निगेटिव होगी, और वो कितना होगी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, कल मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बार नीट में पूछा गया है, और अभी अभी हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, पहले नंबर पे वॉल्यूम, सेकेंड नंबर पे प्रेशर, थर्ड नंबर पे टेम्परेचर, फोर्थ नंबर पे फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, या नन कर लीजिए। तो देखिए भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये नीट का एक बार प्रश्न है, एक बार नीट में पूछा गया है कि इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की किस बात पर निर्भर करती है। तो किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी
उसके आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसके केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सामने से गुजरेगा, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस बात पर निर्भर करती है? उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए, हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे, और इसके बाद जो कि थर्मोडायनेमिक्स का हार्ट है, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स का हृदय कहते हैं, और अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम। तो देखिए भाई, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेल्महोल्ट्ज। क्या नाम था? हेल्महोल्ट्ज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कई प्रकार से दिया गया, और कई बार कंपटीशन में बारी बारी से कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इसको देख के आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का है और कौन सा नहीं है। इसका मतलब कि सारे लॉज फर्स्ट लॉ के आपको मालूम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक सारे लॉज मालूम नहीं होंगे, आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को पिकअप करना है, चूज करना है, या 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है, एक ऑप्शन को पिकअप करना है। तो जब तक आपको चारों स्टेटमेंट याद नहीं रहेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। कई प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट किया गया है। फिर बारी बारी से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, DYNAMICS, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्टेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज, इन ए नंबर ऑफ वेज। कई प्रकार से इसका स्टेटमेंट दिया गया है। और फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पहला जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे इंटरमीडिएट में, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का रूपांतरण होता है। अगर हम सोचें कि कोई भी ऊर्जा नष्ट हो गई तो एनर्जी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर be created not destroyed energy can neither be created nor destroyed but it can only be transformed from one form to another form, from one form to another form। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। another form, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। यूनिवर्स में मैंने दो बातें बताई थी आपको। मैंने कहा था सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसी को हम सराउंडिंग कहते हैं, उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। केमिस्ट्री ये कहती है, जो कि फर्स्ट लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट भी है, कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सराउंडिंग की कम होगी, या सराउंडिंग की बढ़ेगी तो सिस्टम की कम होगी, जिससे टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। और नेक्स्ट नंबर पे आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जो ना तो आइसोलेटेड बिल्कुल अलग हो, ना तो हीट का एक्सचेंज करे और ना तो मैटर का एक्सचेंज करे, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर हम माने कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल हीट और टोटल हीट एंड टोटल मास दोनों जो होगा, मतलब सम ऑफ द टोटल हीट एंड टोटल मास, ये टोटल हीट और टोटल मास हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट होगा। टोटल मास एंड टोटल हीट लिख सकते हैं कि टोटल मास एंड टोटल हीट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि ऐसे सिस्टम जो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करें ना तो मास का एक्सचेंज करें, उनको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। टोटल मास और टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी आप हीट की जगह एनर्जी कहते हैं, टोटल मास एंड टोटल एनर्जी अंडरलाइन कर लीजिए, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट लिख चुके हैं आप। और नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि ऑल दो एनर्जी में भी चेंज फ्रॉम वन अनदर फॉर्म। इस तरीके से आपके पास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सेकेंड नंबर पे टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से आपने तीन स्टेटमेंट देखा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर सेकेंड नंबर पे आपने कहा कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल मास एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर आपने बताया कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालिए मैथमेटिकल, MATHEMATICL, मैथमेटिकल फार्मूलेशन, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या होता है? मैथमेटिक्स अभी तक तो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स ने कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट किया, कैसे उसको एक्सप्लेन किया। तो ज़रा समझने का प्रयास करिए कैसे उसको मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने ये बताया कि यह कोई एक सिस्टम है, यह कोई एक अपन का सिस्टम को सराउंडिंग ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। यहाँ पे सराउंडिंग ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया
तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव। और जब सिस्टम ने हीट लिया तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म होगा, कुछ ना कुछ वर्क इन्वॉल्व होगा ना। तो मैंने कहा कि W, यहाँ पे W लिख देता हूँ, W वर्क इन्वॉल्व। देखिए वर्क डन या वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम मैं नहीं कह रहा हूँ, यही कंफ्यूजन होता है बच्चे से। यहाँ पे मैंने माना कि जब Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम ने लिया तो W माने वर्क, वर्क W इज परफॉर्म, वर्क, और उसको मैंने क्या माना W, वर्क W इज इन्वॉल्व्ड, वर्क W इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, वर्क W इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ओके, तो देखिए भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि डेल्टा U मतलब कि जो Q अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया इसको, वो Q अमाउंट ऑफ हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और प्लस माइनस लगा के जो वर्क परफॉर्म होता है, वर्क परफॉर्म, Q अमाउंट ऑफ हीट आपने सिस्टम को दिया तो ये Q अमाउंट ऑफ हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। किसको बढ़ाया? इंटरनल एनर्जी बढ़ी इसकी, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, ये इंटरनल एनर्जी, ये जो एरो दिख रहा है ना इंटरनल एनर्जी का है, ये जो एरो दिख रहा है इंटरनल एनर्जी का है। तो इसका मतलब कि जो Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया गया वो कहाँ कहाँ एक्सपेंड हुई, वो कहाँ कहाँ कंज्यूम हुई, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और कुछ ना कुछ वर्क इन्वॉल्व है। वर्क इन्वॉल्व का मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू निगेटिव होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि डेल्टा, इसी को हम अगर ट्रांसफर करके लिखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पर मैथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही मैथमेटिकल आप समझने का प्रयास करिए। जो गलती होती है, जो बच्चे से गलती होती है, समझिए कहाँ पर साइन की गलती सब ज़्यादा होती है। यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब सिस्टम ने लिया हीट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हुआ। और ये क्या है W, वर्क परफॉर्म या वर्क इन्वॉल्व्ड, INVOLVED, वर्क इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम, वर्क इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, प्रोसेस में कितना वर्क इन्वॉल्व है। और अब हम बारी बारी से ये कहेंगे कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो W की वैल्यू। देखिए यही गलती होती है यहाँ पर बच्चे, देखिए आपको यही फार्मूला यूज करना है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q को याद रखना है कि Q यहाँ पॉजिटिव है, Q यहाँ पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव का मतलब कि सिस्टम, मैंने आपको एक दिन फिगर बना के बताया था ना, मैंने इस टाइप का फिगर बनाया था कि ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम Q अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर ये वर्क डन कर रहा है तो W की वैल्यू निगेटिव, अगर ये Q अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है तो इसकी वैल्यू निगेटिव, और अगर W की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, और सिस्टम पर वर्क हो रहा है W की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ Q क्या है, पॉजिटिव है ना। Q पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि सिस्टम ने हीट क्या किया, सिस्टम ने हीट क्या किया, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया। ओके, तो वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस या वर्क डन इन द प्रोसेस। अब ये वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो उस हिसाब से हम केस 1 केस 2, तो अब आप लिखिए केस 2, केस 1, यहाँ पर लिखिए केस 1, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है भाई, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केस 1, केस 1, इसको इक्वेशन नंबर या केस 1, केस 1 में आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, देन द इक्वेशन 1 दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये है ना
अब चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो यहाँ पर W की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन द इक्वेशन 1 रिड्यूस हो गया। क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W की वैल्यू क्या हो गई, W इज इक्वल टू निगेटिव, W इज इक्वल टू निगेटिव। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस स्टेप को एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ। जैसे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो ये देखिए पहला केस है, और दूसरा केस, सेकेंड केस यहीं ले लेंगे हम लोग। सेकेंड केस यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेकेंड केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सेकेंड केस, केस नंबर 2, वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैंने बताया है कि IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग W की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव ना, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव W लिया और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इस तरीके से हमारे पास दो केस आए, केस 1 और केस 2। केस 1 में वर्क डन बाय द सिस्टम तो ये रिड्यूस होकर ये फॉर्म लेगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा वो ये फॉर्म लेगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ में उसका स्टेटमेंट पढ़ा, 3 स्टेटमेंट हैं, उसके मैथमेटिकल फार्मूलेशन हम लोगों ने पढ़े। और अब आज इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले टर्न पर इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले डिराइव करने हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन के जरिए डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W आइसोथर्मल के लिए